स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज 1। और सीरीज 1 में आपको वैसे सवाल मिलेंगे जो सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी आप करते हैं तो आपको ये सीरीज ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैंने इस सीरीज में वैसे सवालों को शामिल किया है, वैसे सवालों को शुमार किया है जो कई बार कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 ये है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका जो सही जवाब है वो आपको सोचना है। जवाब तो मैं दूंगा ही। इसका सही जवाब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। जी हाँ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, लेकिन कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। आपको ये भी हम बता दें कि बाद में यानी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ? हमें इस मुद्दे पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय में बच्चे फर्क नहीं कर पाते हैं और वो गलत जवाब देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार हुई, लेकिन जब सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ, तो इसका सही जवाब है 1937। वैसे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 1935, 1937, 1946, 1947, लेकिन इसका सही जवाब है 1937। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। जी हाँ, सर मॉरिस ग्वेयर इनका नाम आता है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम देखते हैं तो सर एलिजा इम्पे उनका नाम था। और ये भी बता दें आपको कि भारत शासन अधिनियम 1935 पर अगर कुछ गौर करने वाली बातों को करें तो इसी अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहले संघात्मक सरकार, यानी जिसको आप कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन उसको कहते हैं, जिनको आप डुअल गवर्नमेंट कह लें या डायरकी कह लें। डायरकी सिस्टम जो है वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, और इसी अधिनियम के तहत भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। आप में से कई स्टूडेंट जानते होंगे कि 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और 1935 के एक्ट के तहत ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम के दायरा को बढ़ा दिया गया था, और इस दायरे को बढ़ाते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें शामिल किया गया था। 1937 में फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसी एक्ट के द्वारा बर्मा को, जिसे अब आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसे ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था और 2 नए प्रांत बने। ये 2 नए प्रोविंस जो थे उनका नाम था सिंध और ओडिशा। और इसी अधिनियम के द्वारा
ब्रिटिश भारत के कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी 2 सदन वाली विधायिका की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। सवाल है कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब हमने आपको दे दिया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये प्रावधान था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, और अगले साल यानी 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। सुप्रीम कोर्ट 1774 में, और फेडरल कोर्ट की बात अगर की जाए तो 1937 में स्थापित हुआ था, जिसको आप संघीय न्यायालय भी कहते हैं। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? तो इसका जो जवाब है वो क्या है, आप अगर दे सकते हैं तो कमेंट कर सकते हैं हमें। इसका जो सही जवाब है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया था, और इस एक्ट के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक और व्यापारिक दोनों ही कार्यों पर नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई, और राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। क्लियर है? अब आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। आपको सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है चार्टर एक्ट 1833। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इस तथ्य पर हालांकि चर्चा जो है वो मैं कर चुका हूँ। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट की एक खास बात ये भी थी कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया था, और गवर्नर जनरल जो थे उनकी परिषद में चौथे सदस्य के तौर पर एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य बनाया गया था। इसके साथ ही साथ परिषद सहित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और एक खास बात ये भी था कि इस एक्ट में नियुक्तियों के बारे में लिखा हुआ था कि जो नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर पहले से चली आ रही भेदभाव वाली जो प्रथा थी उसको समाप्त किया गया। और प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर। इसका सही जवाब आप हमें बताएं। इसका जो सही जवाब है वो है विलियम वुड। यानी विलियम वुड जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी 3 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन योजना में अपना योगदान इन्होंने दिया है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था, और इस मिशन के सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, भारत सचिव पैथिक लॉरेंस और नौसेना मंत्री उस वक्त थे एवी अलेक्जेंडर। इनको शामिल किया गया था इसमें। और आपको मालूम होगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा भी किया गया था।
कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का जो प्रतिनिधिक निर्वाचन उसी को आधार बनाया गया था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। और इनका जो चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, वो प्रांतों की जो विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा किया गया। यानी संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से ही किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, क्लियर है, और प्रांतों का एक तरह से कह लीजिए कि प्रतिनिधित्व जो मिलना था उनको जनसंख्या के आधार पर मिलना था। कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थे। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 यानी 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का जो चयन हुआ वो मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र से किया गया था। और ये 4 जो मुख्य आयुक्त के क्षेत्र थे वो थे अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र था, दूसरा बलूचिस्तान था, तीसरा कुर्ग और चौथा जो था वो दिल्ली। जिस तरह से आज केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में, उसी तरह से ब्रिटिश प्रांत में मुख्य आयुक्त के भी इस तरह से क्षेत्राधिकार में कुछ क्षेत्र आते थे। और उनको याद रखने का सबसे सही तरीका है कि आप इसको ABCD के फॉर्मूला पे याद रखें। जैसे A से अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था, दूसरा जो है B से हम बलूचिस्तान को याद रख सकते हैं, C से याद रखने के लिए आप कुर्ग को याद रख सकते हैं, और D से दिल्ली। ये 4 क्षेत्र थे। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? वो शक्तियों को अवशेष कहा जाता है जिनके बारे में उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, या कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद जब कोई नया विषय उपस्थित होगा तो उस पर कानून कौन बनाएगा? क्या संसद बनाएगी कानून या विधान पालिका बनाएगी कानून? तो ऐसे शक्तियों को हम अवशेष शक्तियाँ कहते हैं या अवशिष्ट शक्तियाँ भी कहते हैं। अब इसका जो ऑप्शन है वो देखिए, ए है संघीय विधानमंडल को ये शक्ति दी गई, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को ये शक्ति दी गई, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को दी गई, और ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर जनरल्स को दी गई। इसका जो सही जवाब है वो है गवर्नर जनरल को दी गई। जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था और राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो एक प्रोविज़न था वो भी था, और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था। लेकिन ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। और अगला जो सवाल है उस पर आइए गौर करते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको सही जवाब मन ही मन देना है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और इस व्यवस्था के साथ की गई थी ये घोषणा कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष के तौर पर शामिल थे और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था।
अगले सवाल को देखें। अगला सवाल हमारा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसे आप आरक्षित यानी रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय के नाम से जानते हैं, यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट के नाम से आप जानते हैं। अगला सवाल है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी 1909 भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, और ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ये ऑप्शन डी है। आपको सही जवाब देना है, तो इसका सही जवाब है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 सदनीय विधान पालिका की स्थापना हो गई और ऊपरी सदन को राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे, जो 5 सालों के लिए होता था, और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित थे और 26 सदस्य मनोनीत हुआ करते थे। निम्न सदन या जो निचला सदन था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्य के रूप में होते थे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।